इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्री त्रिलोक दीप से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है प्रकाश उदय। श्रोताओं, आज बेहद हर्ष का विषय है कि आज हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार और वरिष्ठ लेखक आदरणीय त्रिलोक दीप जी उपस्थित हैं। त्रिलोक दीप जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। इनसे बहुत सारी हम बातें करेंगे, इनके जन्म के बारे में जानेंगे, इनकी परवरिश के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, बचपन कहाँ बीता आपका? मेरा जन्म 11 अगस्त 1935 को जिला गुजरात, तहसील पालिया, जिसे मैं अविभाजित भारत का अंग मानता हूँ, वहाँ हुआ था। कुछ समय तक हम लोग वहाँ रहे, लेकिन बाद में हम लोग रावलपिंडी चले गए। उसका मुख्य कारण ये था कि मेरा एक छोटा भाई था, उसका नाम जगदीश था। तो कहीं खेलते खेलते उसे चोट लगी, जिसकी वजह से उसका निधन हो गया। मेरे माँ बाप मायूस हो गए, मैं भी मायूस हो गया कि एक छोटा भाई था। हमारा अपना घर था, पारिवारिक प्रॉपर्टी थी फालिया में। हमारे चाचा जी परमानंद जी हमारे साथ रहते थे, उनका अलग मकान था, हमारा अलग था। और यहाँ के जो पूर्व महापौर थे बलबीर सिंह जुनेजा, उनके दादा सुंदर सिंह जुनेजा का घर भी हमारे सामने था। रिश्ते में मेरे वो दादा ही लगते हैं। उन्होंने हमें ढांढस दिए, बंधाया कि आप रह जाइए, क्या करने गए थे। लेकिन मेरे पिताजी का मन खट्टा हो गया, तो हम लोग रावलपिंडी आ गए। वैसे वो उस वक्त एक रवायत थी कि जो उस तरफ लोग रहते हैं, मतलब जिसे हम पश्चिमी पंजाब कहते हैं जी, वो लोग इधर पूर्वी पंजाब और यूपी वगैरह में आया करते थे अपना कुछ काम करने के लिए। और हमारी तरफ ये माना जाता है कि हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा भाई हनूर गया है। हनूर मतलब हिंदुस्तान गया है। तो एक मोटा मोटी ये था कि हिंदुस्तान का इलाका जो है वो अमृतसर के या लाहौर के बाद शुरू होता है। तो इसलिए मेरे पिताजी भी हनूर आया करते थे। और ये बस्ती के पास टिनी चामा बाजार, गौर या बबनान के आसपास आकर एक पहली घटना हुई। लेकिन कारण कुछ जो भी रहा हो, एक सांप्रदायिक तनाव हो गया था। जी। तो हम लोगों को जब ये लगा, तो हम लोग छावनी में रहते थे 22 नंबर चुंगी के पास, तो खाना बाजार था। एक रात के लिए तो हम लोग किसी की यहाँ शरण लेने के लिए पहुंचे, उसका नाम मंगत राम था। तो अगले दिन पता चला कि ये चीजें जो आपस में हादसा ये बढ़ सकता है, तो मिलिट्री आ गई, सेना आ गई। हम सब लोगों को 22 नंबर चुंगी से भी लोग बुला, जहाँ उद्योगपति उत्तम सिंह दुग्गल रहा करते थे। तो कुछ सबको कैंपों में, शिविरों में रखा गया। तो हम लोग करीब 15 दिन तक शिविरों में रहे। और शिविरों की क्या हालत हो सकती है उसका मैं अगर वर्णन करूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो तो बीती बातें होगी, ज्यादा उगेरना नहीं चाहिए, और तो जख्मों को उगेरने से तकलीफ ही होती है। जी, बिल्कुल समझ सकते हैं हम। मैं ये बताऊं तो ये मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन श्रोताओं के लिए जानना जरूरी होता है कि हम लोग किस दौर से गुजरे हैं। 15 दिन वहां रहने का हम लोग घर आ गए, इस विश्वास के साथ कि सब कुछ सही हो जाएगा। अप्रैल में गांधी जी रावलपिंडी आए, उनके साथ खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे। मेरी उम्र करीब 12 साल की थी, तो मैं भी सुनने चला गया गांधी जी को, चाचा जी के साथ मिलकर। तो उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, अब निश्चिंत रहिए, अमन अमान हो जाएगा, चिंता कोई बात नहीं है। कुछ भटके हुए लोगों की ये साजिश थी, बात कर रहे हैं हाई लेवल पे। लेकिन मेरे पिताजी इससे मुतासिर नहीं हुए, इससे प्रभावित नहीं हुए। ये तो हमें पता चल गया था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बनेगा और 15 अगस्त को भारत बनेगा। तो हम लोग उससे पहले ही 5 अगस्त को रावलपिंडी से निकल गए। जो भी सामान हमारे हाथ में आया, हमारे पिताजी माता पिता के, वो ले लिया उन्होंने। तो पहले हम लोग लाहौर गए, लाहौर से बदल कर लखनऊ आए। लखनऊ से छोटी लाइन की ट्रेन थी, त्रिहुद एक्सप्रेस को ऐसे नाम था उसका। उसको पकड़ के हम लोग टिनिच आ गए, आमा बाजार भी कहते हैं। बस्ती से 2 स्टेशन पहले
और गोंडा से 4 स्टेशन बाद में। बहरहाल हम लोग आ गए और पिता, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पिता हनूर आया करते थे, तो उनको जानने वाले लोग थे, तो हम लोग आकर रह गए। हमारा देखा देखी हमारे मामा भी आ गए, हमारी बुआ भी आ गई, वो भी कैलू में रहती थी। जी हमारी मौसी एक रायपुर में रहती थी, द्रौपदी उसका नाम था, उनके हस्बैंड का नाम ज्ञानचंद छाबड़ा था। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाइए, देख लेंगे कुछ ना मिल जुल कर। तो हम लोग रायपुर आ गए। तो रायपुर में के 2 स्कूल हुआ करते थे, एक सेंट पॉल और एक लॉरी स्कूल, जिसका बाद में नाम पड़ा माधवराव सप्रे स्कूल। और 2 कॉलेज हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ कॉलेज और राजकुमार कॉलेज। तो रायपुर की यादें बताइए, कुछ साझा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ। कैसा रहा यहाँ फिर आपका बचपन, पढ़ाई लिखाई कैसी हुई? रायपुर का तो बहुत अच्छा रहा, मुझे लोगों ने स्वीकार कर लिया। 6ठी 7वीं 8वीं कुछ दिक्कत हुई मुझे, लेकिन 9वीं में आके मैं ठीक ठाक हो गया। और ठीक ठाक होने की वजह थी मेरे तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, हालांकि अब बहुत बुरी हो गई है। तो उन्हें मैं लिखा पसंद आता था, लाइब्रेरी से किताबें लाग दिया करते थे, जो कि पाठ्यक्रम की नहीं होती थी। जैसे शेखर एक जीवनी, नदी का द्वीप यज्ञ का मैंने वहीं पढ़ा था। गुनाह का देवता देव धर्मवीर भारती का मैंने वहीं पढ़ा था। इस तरीके से प्रेमचंद का पूरा साहित्य मैंने स्कूल में रहते हुए पढ़ लिया था। यशपाल का झूठा सा तो तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, वहीं पढ़ लिया था। यानी कि साहित्य का जो बीज है वो छत्तीसगढ़ की मिट्टी से ही आपने रोप लिया अपने दिल में। शरद चंद्र बंकम चंद्र को ही पढ़ लिया था। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे गुरु को जाता है, और उन्हीं को ये श्रेय जाता है कि मुझे लिखने का ढंग उन्होंने बताया और छपने का भी ढंग उन्होंने बताया। कि मेरी पहली जो रचना थी महाकौशल में छपी थी, तब मेरा नाम उन्होंने लिखा था त्रिलोक सिंह अपा। रायपुर को क्या बताऊं, हम लोग ब्राह्मण पारा में रहते थे। जी हाँ। हम जब ब्राह्मण पारा से स्कूल जाते थे तो सती बाजार के बीच से एक सड़क जाती थी। पहले यहाँ होता था जय हिंद टाइपिंग इंस्टीट्यूट, उसके सामने सड़क जाती थी, उससे निकलते हुए शॉर्टकट था से। अच्छा। तो बूढ़ा पारा में विद्या भैया के घर के सामने से होते हुए एक संगीत का स्कूल था, वहां से होते हुए बूढ़ा तालाब से देखते हुए हम जाते थे। और साथ में मेहरबान लोग दिए हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग दिए हैं, माधव सप्रे के बाद ही बहुत लोग दिए। पद्मला पुन्नारोल बख्शी भी की देन है। लेकिन रायपुर तो भी बसा हुआ है प्रकाश। बिल्कुल, हम आपकी आंखों में देख रहे हैं कि वो यादें तैर रही हैं। बिल्कुल, जब मैं अपने, अब वो रायपुर तो नहीं है, जब मैं तो कॉम्पैक्ट छोटा सा प्यारा सा, प्यार देने वाला, प्यार करने वाला, वो मिट्टी जो है, वो गंध जो है, सुगंध जो है, वो मुझे खींच लाती है। अगर मैं भी तो छत्तीसगढ़ी हूँ, मतलब छत्तीसगढ़ी सरदार तो कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रेम आपको यहाँ खींच लाता है। खींच लाता है। मैंने वो फेसबुक पे लिखा था, मैं रायपुर और रावलपिंडी, उसको लोगों ने बहुत सराहा था, प्यार दिया था मुझे। तो यहाँ किस कक्षा तक आपने पढ़ाई की? यहाँ मैं हाई स्कूल किया जी। उस वक्त 11वीं तक होता था, तो 11वीं तक मैं 1954 में किया और ठीक ठाक पास कर दिया जी। लेकिन प्रकाश कहते हैं ना कि मुसीबत साथ नहीं छोड़ती, जब पड़ जाती है। पहले एक छोटा मेरा मामा प्रताप सिंह, जो वहां से बच के तो आ गया था पाकिस्तान से, उसकी डेथ हो गई। फिर मेरे पिताजी, अभी मैं 10वीं क्लास में था तो उनकी डेथ हो गई। बैसाखी के दिन सोच सकते बैसाखी हमारे लिए क्या है। दिन भर गुरुद्वारे रहे। यहाँ पर एक मेला सजता था, पता नहीं अब सजता है कि नहीं सजता। तो हमारे मेले में चले गए थे, तो ये अपने भाई इंदर सिंह जुनेजा के साथ घूमते रहते थे। उनको बड़ा प्यार था दोनों का। बलबीर जुनेजा का फादर थे ना, इंदर सिंह जी जी। बस हम लोग सब शाम को आए, खाना वाना खाया, सो गए थे। उनको रात को
सीने में दर्द हुआ, जब वो ले गए तो डेथ हो गई। वाह। ये उस वक्त उम्र 38 वर्ष की उम्र थी। तो ये भी नहीं छोड़ा, लेकिन शुक्र है हमारे मरहूम हेडमास्टर, जिसका नाम कन्हैयालाल शर्मा था, उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई में व्यवधान नहीं आएगा। तो पढ़ाई चलती रही जी हाँ। और चलता रहा पढ़ाई का दिन, और मैं फिर गया। इस बीच में शिवाजी प्रसाद त्रिवेदी आ गए, उन्होंने मुझे किया फैंसी ड्रेस में मुझे शिव जी बना के पेश किया, चाहे सरदार तीसरी आंख लगा दी। अच्छा। तो अच्छा था, कुल मिला के बहुत अच्छा था। तो इसके बाद फिर रायपुर के बाद की आपकी यात्रा रायपुर क्या के रही? बाद हुआ ये कि टाइपिंग सीखी मैंने जय हिंद, जैसे बताया था, इंस्टीट्यूट से, अंग्रेजी हिंदी दोनों की। स्पीड तो मेरी 60-70 की थी, बल्कि अंग्रेजी की तो 100 के आसपास थी। तो लेकिन सर्टिफिकेट हमें 30 का मिल रहा। तो इन द मीन टाइम मेरे चाचा जी दिल्ली आ गए थे, पोस्टिंग उनकी बम्बई से यहाँ हो गई थी। तो लगातार कोई ना कुछ वैकेंसीज दिल्ली में एक लिए भेजा करते थे। एक बार उन्होंने भेज दिया कि लोकसभा सचिवालय में कुछ टाइपिस्टों की या LDC या की निकली है। हमने अप्लाई कर दिया जी। और हिंदी टाइपिंग हमारे काम आ गए। चयन हो गया आपका वहाँ? वो भी इंटरव्यू कर बोला, लेकिन यहाँ भी कुदरत ने हमारा साथ नहीं था, कोई चांस नहीं था। प्रकाश होता यह था कि डायरेक्ट गाड़ी नहीं थी, जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस वगैरह। यहाँ से आपको नागपुर जाना पड़ता था, नागपुर से आपको दूसरी से ट्रेन लेके दिल्ली जाना पड़ता था। तो हमारी किस्मत देखिए, ट्रेन लेट। अच्छा। इंटरव्यू सुबह 11 बजे, और तरीके से जो जिस ट्रेन से मैं जहाँ था वो सुबह 7 बजे पहुंच जाती थी। हमने सोचा हमारे चाचा जी यहाँ रहते हैं, उनके साथ चले जाएंगे। वो ट्रेन पहुंची करीब 3:30-4 बजे। इंटरव्यू का टाइम खत्म, सब खत्म। पता नहीं खुदा ने या भगवान ने या वैगुरु ने क्या साथ दिया। फिर उन्होंने जो पर्सनल डिपार्टमेंट उसके हेड थे AK जुत्सी जी, उनको फोन किया कि साहब ऐसा एक आदमी है, तो बोले भेज दो। बड़े प्यार से उन्होंने कहा कैसे पानी पियो कुछ। मैंने कहा ये सर्टिफिकेट है। वो तो ठीक है, 30 मिनट स्पीड तो 30 किया है। मैं कहा जी सर्टिफिकेट यही अंग्रेजी में भी है यही स्थिति, लेकिन स्पीड 19 से ज्यादा है। बोले ठीक है, आप मंडे को ज्वाइन कर लीजिए। अरे भगवान जी, क्या बात हो गई। अच्छा लगा। तो मैं जब गया तो मेरे चाचा बिगड़ गए, ये कोई आने का वक्त है, ये क्या अपना। जब गया क्या करने आया, पंजाबी कहें के खान आया सी। नहीं जी मेरा हो गया। अच्छा। ओ हो गया, सच में हो गया। मैं कही सोमवार जाना है मुझे, ज्वाइन करना है। जत्था हमारा मिला। तो ये भी कुदरत ने साथ दिया। तो फिर दीप साहब ये रायपुर आपसे छूट ही गया कि फिर आना जाना लगा रहा यहाँ आपका? नहीं, फिर उस वक्त जब लोकसभा में था तब शादी ब्याह घरों में होता था, वो आया करते थे। लेकिन पत्रकार के तौर पे मैं दिनमान में जब तब आने लगा। और जब मैं डालमिया सेवा ट्रस्ट में काम करता था तो एक समाज सेवक के तौर पे, लेकिन रायपुर तो रायपुर था। वो पहले घर वालों के साथ आते थे, जब लोकसभा में काम करते थे दिनमान में तो बहाना ढूंढते थे वहां चलो। अच्छा वो काला हंडी जाना है सब, हम रायपुर से होकर जाएंगे। ठीक है सब, काला हंडी से फिर अंबिकापुर जाके फिर रायपुर आ जाते थे। तो ये सब चलता रहा। जी हाँ, जी हाँ, साथ साथ रायपुर की वजह से आप, हाँ हाँ बिल्कुल, और अभी बसा हुआ देखो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। भूलता नहीं रायपुर। फिर पत्रकारिता में आपका प्रवेश किस तरह से? पत्रकारिता वाला, हाँ, वो भी लोकसभा की शुरुआत। लोकसभा कई चीजें शुरुआत हुई, बेसिक चीजें होती है कि कम से कम आदमी स्नातक होना। तो शाम को यहाँ कॉलेज होता था, कैंप कॉलेज। वो इसलिए लगाया जाता था कि जो लोग वहां से उनके हिंदी में ट्रांसलेट किए। तो एक दिन मैं मिलने गया उनसे, मैं कहा सुधा साहब आपके संस्मरण हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किए, तो आपकी इजाजत है? तो बोले और तू हिंदी जानना है? मैं कहा हाँ जी हिंदी जानता हूँ मैं। तो कर, बाखुशी। तो ये फिर शुरू हो गई ट्रांसलेशन। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नूनी ईद का दामनी में छपे। तो फिर तो मैंने पंजाबी में भी ट्रांसलेट कर दिए। फिर जब स्पीकर पे तब भी हो गया। इसी बीच और प्रभजोत कौर की कुछ कविताएं पंजाबी में बड़ी अच्छी निकली, तो उनके मैंने ट्रांसलेशन किया, वो छपवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह से पंजाबी से हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी और पंजाबी, तो एक चस्का पड़ गया लिखने का। प्रभजोत कौर मेरी मुंह बोली बहन से, सगी बहन से बढ़ के बन गई। तो उन्होंने मुझे भाई माना, ऐसा भाई माना
कि घर के जितने भी मेरे बच्चों की शादियां हुई तो बुआ यही आती। तो ये चीजें मैंने गेन की जी। इसके साथ ही फिर मैं लिखना शुरू कर दिया। गे साहब के साथ भी आपके बड़े प्रगाढ़ संबंध थे, तो उनसे पहली मुलाकात कब हुई आपकी? 1964 में साहित्य अकादमी का हिंदी में जो पुरस्कार मिला आंगन के पार द्वार, वो अज्ञे को मिला। पंजाबी में मेरी बहन प्रभजोत कौर को पब्बी में मिला। जी। उन दिन होता यह था प्रकाश की, चाहे हिंदी हो चाहे पंजाबी हो चाहे कोई भाषा हो, तो अगर हिंदी भवन में मिल रहे हैं सब हिंदी भवन में सब जा रहे हैं, या कहीं और मिल रहे हैं सब लोग स्वागत करते हैं। उस वक्त साहित्य अकादमी के अवार्ड मतलब आप बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत इज्जत थी, सम्मान था। तो कहले हसैन जी अज्ञे जी, ये मेरा भाई है, इसका नाम है त्रिलोक दीप, लोकसभा सचिवालय में काम करता है, लिखने का शौक है, मेरी और नरेंद्र पाल के वे ट्रांसलेट किए छापवाई हैं। बस उन्होंने कहा कि मैंने अज्ञे को पढ़ा है स्कूल में, और इनका कोई साथी मुझे रायपुर में मिला था वैशम पायन जी, तो इसलिए आपको पूछ रहे थे। जी हाँ, जी हाँ। तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए, नमस्कार किया, मुस्कुरा दिए, चल दिए। जी हाँ। 6 महीने बाद मेरी बहन ने फोन किया कि भाई तो वासैन ने कोई अखबार निकाला, वो तुमसे मिल लो जाके। वहाँ टाइम्स हाउस में साथ बहादुर शाह जफर मार्ग में चला गया, 2nd फ्लोर पे। तो उनके सेक्रेटरी से कहा, बोले हाँ वो इंतजार कर रहे हैं। तो क्या, देखिए आप वहाँ काम करते हैं लोकसभा में, हम चाहते हैं कि एक हफ्ते में आप एक कॉलम दिया कीजिए, आंखों देखिए क्या होते, क्योंकि आपका ऑथेंटिक मामला होगा, प्रामाणिक चीज होगी, तो हमें छाप के अच्छा देगा। तो ये 5-6 महीने ये चलता रहा। फिर यहाँ भी एक वैकेंसी निकली विशेष संवाददाता की। अच्छा। तो मैंने मेरी बहन से पूछा, मैं कोई वैकेंसी, बोले कर दे अप्लाई, देखा जाएगा। तो मैंने अप्लाई कर दिया, टेस्ट हुआ, देखा ये 10-12 लोग में श्रीकांत वर्मा भी हैं। तो श्रीकांत वर्मा पहले से वहाँ काम करते थे, तो चुनाव श्रीकांत वर्मा का हुआ। तो एक हफ्ते बाद अज्ञे जी का मुझे एक चिट्ठी आई कि किन्हीं वजह से आपका विशेष संवाददाता के तौर पर चयन नहीं हो सका है, अगर आप उप संपादक बनना चाहें तो आप मुझसे मिल लें आकर। तो मैंने अपनी बहन से बात की, बोले हाँ जा। लेकिन जितने मेरे करीबी नजदीकी दोस्त रिश्तेदार थे बोले सरकारी नौकरी, 10 साल की सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहा है, देखा जाएगा। तो इसलिए मैं 1 जनवरी 1966 को विधिवत दिनमान में हाजिर होगा, जिसमें अज्ञे हमारे संपादक थे, सहायक संपादक थे मनोहर श्याम जोशी, जितेंद्र गुप्त, उप संपादक थे सर्वेश्वर दास सक्सेना, विशेष संवाददाता श्रीकांत वर्मा। अब ये बताइए अपने आप में ग्रेट है कि नहीं? बिल्कुल। अपने आप में हस्ती है नहीं। इनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, और सबका प्यार मिला, सबका स्नेह मिला, और अक्टूबर 89 तक 89 तक मैं वहां रहा। और उसके बाद मैं संडे में इसका कार्यकारी संपादक बन गया। संजय डालमी ने निकाला, मैं वहां चले गए। अच्छा, यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अज्ञे जी के बारे में कुछ आप बताएं, कोई संस्मरण आपके जहन में हो, कुछ जो आपकी बातचीत होती थी उनसे। अज्ञे के बारे में देखिए, लोग कभी कभी ये कहते हैं कि एक साहित्यकार जो है अच्छा संपादक नहीं हो सकता। तो मैं जेपी ने जयप्रकाश नारायण मिल गए, तो बोले अज्ञे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले यार ये देखिए ना क्या हो रहा है, कैसे लोग मर रहे हैं, सरकारें कितनी उदासीन है, चाहे यहाँ की सरकार हो चाहे वहाँ की सरकार हो। बोले काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, और ये ऋणु लिखे जा रहे हैं, मैं फोटो खींच रहा हूँ। तो बोले फोटो खींचो तो ऐसे करो, जो तुम्हें दिनमान लगानी है लगाओ, और जो तुम फोटो खींच रहे हो सैकड़ों की तादाद में खींच रहे हो, इसको बड़े बड़े बनाओ और इसके चित्र प्रदर्शनी लगाओ दिल्ली में, और लोग देखें कि क्या हालत हुई है और क्या सरकारें कर रही हैं, और उसका मैं अपने से उसका उद्घाटन करने मैं आऊँगा। दिनमान ने बहुत बड़ा कवर स्टोरी छपी, ऋणु की लिखी, और इन्होंने फोटोग्राफ, इन्होंने बीच में कुछ अपना संपादकीय लिखा था। इसी तरीके से जब गोवा, आपको मालूम है बहुत देर से आज़ाद हुआ था, तो जब गोवा आज़ाद हुआ तो वहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पहली मीटिंग जब हुई, वर्किंग कमेटी की, तो उसको कवर करने भी अज्ञे खुद गए थे। सिर्फ ये संदेश देना था कि मैं फोटोग्राफर, और वो संदेश देना जाएगा कि मैं रिपोर्टर भी हूँ। वहाँ जो कांग्रेस भी वर्क करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबर बनी थी, तो डिफेंस वाले लोग जो थे कुछ पत्रकारों को ले जा रहे थे,
तो हमारे दफ्तर में मैसेज आया कि भेजिए, तो रघुवीर शाह ने मुझे जाने को कहा। मैं कहा जी हुक्म। रघुवीर शाह 5 साल तक यहाँ आने से पहले मोबाइल टाइम्स में विशेष संवाद आता था, तो फील्ड की उनसे बड़ा तो कोई जानकार नहीं था। और आपके ज़हन में मैं ये बात बता दूं कि जो विदेश से विदेशी जो आते हैं, गार्डियन से आया है, न्यूयॉर्क टाइम्स से है, इकोनॉमी से है, टाइम न्यूज़ वीक से है, जी वो पत्रकार जाता है सब बाहर तो क्या कवर करता है? हमारे पत्रकारों से बेहतर उसकी स्टोरी होती है। ना वो हिंदी जानता है, ना उर्दू जानता है, ना कश्मीरी जानता है, सिवाय अंग्रेजी के। कैसी होती है? कमिटेड होता है, उसे अपना एक लक्ष्य मालूम होता है कि मुझे ये करना है। मुझे मालूम है कि आपको अपना लक्ष्य मालूम है, मैं भी आपको देखता रहता ऑब्जर्व किया। हूँ। मैंने कहा ठीक है, चला गया सब किया। मैं तो कई एक स्टोरी से काम चलता है, जी जी वो तो सरकारी स्टोरी थी, एक डिफेंस वालों की सरकारी स्टोरी कर ले, अब बाकी तो मेरे करना ही था ना। जी 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 अब वहाँ उस वक्त तो कोई ये डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं हो करते थे, टूटी फूटी सड़कों में जाना पड़ता था। बाई तो रोड। जब पहाड़ों में उसमें बर्फ से ढकी हुई चीज थी, तो उसमें से निकाल के दरवाजा बना के, जून की बात कर रहा हूँ, वो निकाला। उसके बाद द्रास आया, तो द्रास में किसने बताया कि ये सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है। अच्छा तो अपने दिमाग में 20 सिंह जम गया कि सेकंड ये है, फर्स्ट में जाना चाहिए। और एक चैलेंज दिया, वो ये कि मुझे जैसे बताया कि 79 में अमेरिका का इन्विटेशन आया था, जी हाँ जी हाँ और मुझे अमेरिका के इन्विटेशन से पहले ही पता चला कि इंग्लैंड में इलेक्शन हो रहे हैं। तो मेरा संपादक रघुवीर शाह थे, बड़ी कृपा पूर्वक उन्होंने कहा कि एक हफ्ता लंदन में ठहरिए और इलेक्शन कवर कीजिए। जो अभी रोड शो यहाँ शुरू अभी हुए हैं या कॉर्नर मीटिंग्स होती थी, वो हमने कवर की वहाँ किया। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो कंजर्वेटिव पार्टी लोग ये माने बैठे थे कि एडवर्ड हीथ चाहे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और एक दिन पहले हमें मिल भी जाए तो उनसे मैं मिल लिया। हमने पूछा हाउ डू यू फील? वेल आई एम गोइंग टू प्राइम मिनिस्टर अगेन, आवर पार्टी हैज वन, सो नो डाउट देयर इज नो अल्टरनेटिव। लेकिन जब मार्गरेट थैचर को सुना तो चेहरा उतर फोन किया। मैंने कहा हाउ कम मिस्टर हीथ? वाज ए पार्टीज डिसीजन, व्हाट हैड टू आई हैड टू अबाइड बाय दैट, तो मानना ही पड़ेगा। जी हाँ तो थैचर का देखा जो तख्तपोशी, राजपोशी, मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर, जी हाँ बहुत बहुत चीजें हैं। एक जैसे 1977 में जैसे ऑस्ट्रिया में गया तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ब्रूनो क्रेस्की, वहाँ चांसलर कहते थे, उनसे इंटरव्यू किया, बात किया। ऐसे मैंने ओलंपिक मॉस्को कवर किया था जब बन रहा था। बहुत चीजें बताने की। जी हाँ जी हाँ क्या जी। करेंगे? बहुत आपका तो विस्तृत रहा है पत्रकारिता का क्षेत्र, जी। और कई चैलेंजेस आपने लिए और उन्हें बखूबी निभाया भी। तो अभी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नए दौर में जो बच्चे आ रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़े बच्चे बहुत तो पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े विद्वान हैं, उनके पास सबसे बड़ी चीज है, उनके पास हर तरह की सुविधा है। जी हाँ जी हाँ एक ही बात मैं कहूँगा कि मेहनत हम अपने लिए करते हैं। थोड़ा पढ़ो यारो, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो तो देखो कितना निखरते हो। तो पढ़ी लिखिए, बहुत अच्छे समझदार लोग हैं। तो हमारे वक्त मिशन था ये पत्रकारिता। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इट्स ए प्रोडक्ट, ये उत्पाद है, हमारे वक्त नहीं था। लेकिन उस वक्त के लोग एसर्ट कर सकते थे। आज नौकरी की दिक्कत है, आज सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, हम नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। आज और तरह के लोगों को चैलेंज आए कि संपादक को मैनेजर ही बनना पड़ रहा है, हमारे वक्त नहीं थे। तो सबसे बड़ा मशवरा ये है, इतना पढ़ो, इतनी अपने हर सब्जेक्ट ज्ञान रखो, ताकि जिससे मिलने आप जाए वो कहे अरे उसको मत भेजना, या कोई कहे या उसी को ही भेजना, मजा आता है बात करने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि बहुत अध्ययनशील होना चाहिए जो भी क्षेत्र में आना चाहे। तो चलिए, आज बहुत अच्छी आपसे बात हुई। त्रिलोकदीप जी, आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आपने रायपुर में अपनी पढ़ाई की, बचपन आपका यहाँ बीता। इसलिए जो हमारे श्रोता हैं वो आपकी बहुत सारी यहाँ की पुरानी यादों से भी रूबरू हुए, और जो इतनी अच्छी आपने बातचीत की हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका प्रकाश।